नमस्कार साथियों। मान लीजिए कल आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। अचानक आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी उस ढंग से नहीं हुई जैसी आपको करनी थी। अब ऐसे में दो स्टूडेंट का रिएक्शन देखिए। पहला स्टूडेंट, मेरी तैयारी कम है, मैं आज का टाइम प्लान करने में लगाता हूँ, रिवीजन करता हूँ और कुछ मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ। दूसरा स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगता है। कई दोस्तों को फ़ोन करने के बाद वह कहता है अब तो मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा, अब मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों को स्ट्रेस हुआ, लेकिन स्ट्रेस से डील करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। इसी स्ट्रेस को हैंडल करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कॉपिंग। कॉपिंग यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैसे एफर्ट्स करता है, कैसे अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालता है, कौन से स्ट्रेटजीज़ वो फॉलो करता है। तो आज के इस क्लास में हम कॉपिंग और एग्ज़ाम रिलेवेंट जो यूनिट से छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट PYQs। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉपिंग। कॉपिंग क्या है? कॉपिंग का मतलब होता है सामना करना, यानी कि जब व्यक्ति किसी स्ट्रेसफुल या चैलेंजिंग सिचुएशन में होता है उसका वो सामना किस तरह से करता है, उससे डील करने के लिए व्यक्ति किस तरह की कॉग्निटिव इमोशंस या बिहेवियर, किस तरह के एफर्ट्स करता है, उसे हम कहते हैं कॉपिंग। ठीक है, तो जो नहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे डील करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया, उस तरीके को हम कॉपिंग कहेंगे। क्लियर है? अब समझते हैं कि कॉपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉपिंग क्यों आवश्यक है। तो कॉपिंग का उद्देश्य केवल स्ट्रेस को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से किसी को बाहर निकालना, उसको मैनेज करना होता है। ठीक है, जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे वे चैलेंजिंग या स्ट्रेसफुल मानता है, तो उसे डील करने के लिए किसी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, और वो जो स्ट्रेटेजी बंदा बनाता है वही है कॉपिंग। जैसे कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से हमारा स्ट्रेस आया, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें कॉपिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमें कॉपिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉपिंग की। कॉपिंग कितने तरह का होता है, हम कौन कौन सा कॉपिंग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस के सोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई थी, ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। जब कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम के रीज़न को पकड़ता है, प्रॉब्लम पर फोकस करता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं, बच्चों सिर्फ परेशान तो होगा ही, लेकिन वो इसके अलावा ये भी पता करता है कि वो एनालाइज़ करता है कि उससे कहाँ गलतियाँ हुई और फिर वो उन गलतियों में सुधार करता है और सिचुएशन से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। सेकेंड होता है हमारा इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। इसमें किसी बच्चे का या व्यक्ति का पूरा फोकस अपने इमोशंस पर होता है। जैसी सिचुएशन ख़राब होती है, बच्चा पहले खुद को संभालता है, अपने इमोशंस को संभालता है, डीप ब्रीथिंग करता है, रिलैक्स करता है, वाटर इनटेक करता है, किसी ट्रस्टेड पर्सन से उस बारे में बातचीत करता है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता है। इमोशन फोकस्ड होकर के बच्चा कॉपिंग करने का प्रयास करता है, तो इसको हम कहते हैं इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। नेक्स्ट कॉपिंग है एडेप्टिव कॉपिंग। ऐसी कॉपिंग जो व्यक्ति को सिचुएशन से कंस्ट्रक्टिवली और इफेक्टिवली डील करने में हेल्प करती है। यहाँ बच्चा प्लानिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, सपोर्ट लेता है सोशल का और रिलैक्सेशन फील करता है, पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस कॉपिंग में बच्चा क्या करता है, अपने आप को सिचुएशन से डील करने में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा मॉल अडेप्टेटिव कॉपिंग। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बच्चा यहाँ पर प्रॉब्लम को इग्नोर करता है और वो प्रॉब्लम से दूर भागता है। तो जब ऐसे बच्चा सिचुएशन में इस तरह से डील करता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ती जाती है, डिफ़िकल्टीज़ उसकी बढ़ती जाती हैं। तो इस कॉपिंग में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती रहती है और बच्चा जो है वो स्ट्रेस में रहता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, अब वो कुछ एनालाइज़ नहीं कर रहा, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करता, वो करता है प्रॉब्लम को इग्नोर और क्या करता है कि आराम से सोचता है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते। तो प्रॉब्लम से दूर भाग रहा है, प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है बच्चा यहाँ पर। तो ये है हमारा मॉल अडेप्टेटिव कॉपिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट है अप्रोच कॉपिंग और अवॉइडेंस कॉपिंग। अप्रोच कॉपिंग होता है प्रॉब्लम की तरफ एक्टिवली जाता है। सपोज बच्चे का मैथ कमजोर है तो बच्चा सोचता है मैं मैथ पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं पूरी प्रैक्टिस मैथ की करूँगा और अपने मैथ्स को इम्प्रूव करूँगा। तो यहाँ पर जो बच्चे की अप्रोच है वो कॉपिंग करने के लिए है। ठीक है, सेकेंड है अवॉइडेंस कॉपिंग। जो व्यक्ति जिस सिचुएशन को, जिस प्रॉब्लम को अच्छा नहीं मानता, उसे पसंद नहीं करता, जहाँ पर वो इनकम्फर्टेबल फील करता है सिचुएशन से, वहाँ बच्चा उस सिचुएशन से भागता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे को मैथ पसंद नहीं है, उसे मैथ मुश्किल लगती है, तो बच्चा क्या करेगा कि मैथ पढ़ना ही छोड़ देता है कि मैं बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मैथ्स में अगर मेरे एवरेज भी आ जाए तो मेरा काम चलता रहेगा, और मैथ्स पे फोकस नहीं करता। तो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है। क्लियर है?
अब देखते हैं कॉपिंग और एडजस्टमेंट में क्या अंतर है, दोनों का कंसेप्ट समझते हैं। तो कॉपिंग होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हम किस तरह के एफर्ट्स डालते हैं, कौन सी रणनीतियाँ अपनाते हैं, इसको हम कॉपिंग कहते हैं। वहीं एडजस्टमेंट होता है कि जो व्यक्ति है और जो उसका इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उसके जहाँ पे वो वर्क करता है, जो भी प्लेसेस हैं, उन दोनों के बीच में वो किस तरह से अपना इफेक्टिव बैलेंस बनाता है। उस वो जो बनाने की प्रक्रिया है, उस बैलेंस को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो ब्रॉडर प्रोसेस है उसको बनाने का, उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, ताकि व्यक्ति समाज में अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसके लिए वो अपनी हैबिट्स चेंज करता है, अपना बिहेव चेंज करता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालता है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो एडजस्टमेंट का पार्ट है। क्लियर है। अब है कॉपिंग में कॉग्निटिव इमोशंस। समझते हैं कि कॉपिंग के लिए हमने कौन कौन से डोमेन का यूज़ करते हैं। तो कॉपिंग करने के लिए हम कॉग्निटिव कॉपिंग करते हैं, यानी कि सोचने के तरीके को बदलते हैं। अगर हम किसी सिचुएशन से डील करना चाहते हैं तो हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम को मैं पार्ट में बांटता हूँ, फिर इनको डील करता हूँ। ठीक है। इमोशंस कॉपिंग करते हैं, इमोशनल स्टेज को हम अपने संभालते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर इमोशंस को यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका बिहेवियर कॉपिंग। हम अपने बिहेव से भी कॉपिंग करने का प्रयास करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, काम को इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी है। अगर हमने स्टडी प्लान बनाया है तो हम स्टडी करते भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों डोमेन्स का यूज़ करके हम कॉपिंग करके उस बेकार सिचुएशन से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आते हैं। अब देखते हैं कॉपिंग में रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। तो यदि बच्चा स्ट्रेस में है तो टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टीचर को जो करना चाहिए वो है बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, बच्चे को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग अच्छा गाइडेंस देना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी हेल्प करे, बच्चे को रियलिस्टिक गोल्स बनाने में हेल्प करे जिनको बच्चा अचीव कर सके, इमोशन सपोर्ट देना सिखाए, इमोशन सपोर्ट से ज़रूरत के अनुसार बच्चे को एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज बतानी चाहिए कि किस तरह से वो इन प्रॉब्लम से आउटकम कर पाएगा, किस तरह से प्रॉब्लम से बाहर आ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को कमज़ोर और आलसी जैसा लेबल नहीं देना चाहिए, बच्चे के लिए कोई ऐसे टैग वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए जो बच्चों को इमोशनली हर्ट करें। टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। केवल पनिशमेंट पर निर्भर रहकर ही टीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। कुछ टीचर होते हैं बच्चे को बातों से पनिश करते रहते हैं, पनिश हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उससे गाइडेंस दे, बच्चे को काउंसलिंग की नीड है तो उससे काउंसलिंग करें। ठीक है। इस तरह से हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अब एक बार सभी कीवर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कॉपिंग क्या होता है, स्ट्रेस से डील करने के लिए किया गया एफर्ट्स। प्रॉब्लम फोकस क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। इमोशन फोकस क्या होता है, जब हम इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, इमोशंस पर फोकस करते हैं, इमोशंस मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टिव। अडेप्टिव होता है कि किसी प्रॉब्लम को आप किस तरह से, कितने कंस्ट्रक्टिव वे में, कितने इफेक्टिव वे में आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर है मॉल अडेप्टिव। इसमें हम कितने बोरियत तरीके से, अनइफेक्टिव वे में, हार्मफुल पैटर्न में प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है यहाँ पर। फिर है हमारी अप्रोच, प्रॉब्लम की तरफ जाना। दूसरा है अवॉइडेंस, प्रॉब्लम से बचना। फिर है हमारा एडजस्टमेंट, पर्सन एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस बनाना एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। तो ये कीवर्ड से इनका मतलब आप समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप ज़रूर सही ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है विदाउट ऑप्शन। स्टूडेंट अपनी कमजोरियों को पहचान कर स्टडी प्लान बनाता है, तो वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा है, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग कर रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एग्जाम एंग्जाइटी कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग करता है, तो यहाँ पर बच्चा इमोशन फोकस्ड कॉपिंग कर रहा है। थर्ड है स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लगातार बचता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अवॉइडेंस कॉपिंग कर रहा है। उसके बाद है स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को एक्टिवली एड्रेस करता है, प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा है, तो ये हमारी अप्रोच कॉपिंग है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कंस्ट्रक्टिव तरीके से डील करने के लिए प्लानिंग करता है, सपोर्ट का उपयोग करता है, तो यहाँ पर बच्चा अडेप्टिव कॉपिंग कर रहा है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीटेट में पूछा गया, तन्वा परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास करती है, वह एंग्जाइटी से निपटने की किस स्ट्रेटेजी का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, भावनाओं का प्रबंधन, परिहार और खंडन। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इमोशन मैनेजमेंट बच्चा कर रहा है, आंसर बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, एक टीचर विद्यार्थियों को एंग्जाइटी से निपटने में किस प्रकार हेल्प कर सकता है। उन्हें कठोर दंड देकर, ऑप्शन बी पुरस्कार देकर, ऑप्शन सी उन्हें बार बार रिकॉल के माध्यम से अभ्यास कराकर, ऑप्शन डी उनकी भावनाओं के बारे में बात करके उनकी मदद करके। तो यहाँ पर एंग्जाइटी से निपटना है तो बच्चों की फीलिंग्स को समझना होगा, उनकी भावनाओं के बारे में डिस्कस करके हम उनकी हेल्प करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रेटेजी विद्यार्थियों को एंग्जाइटी से निपटने में प्रभावी नहीं है।
नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है उन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण लर्निंग की विधियों को सिखाना। बी, उन्हें यथार्थवादी शॉर्ट टर्म गोल्स निर्धारित करने में हेल्प करना। सी, उन्हें अपनी एनेक्सियस फीलिंग के स्रोत पहचानने में मदद करना। देखो तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं और क्वेश्चन से पूछा गया है नेगेटिव। नहीं का मतलब होता है हमें यहाँ पर नेगेटिव आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये हमारा एक नेगेटिव आंसर है। और नहीं का मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन में से ऑप्शन से नेगेटिव आंसर चुनना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी सही होगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना टीचर को करना नहीं चाहिए, प्रभावी तरीका नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रेटेजी विद्यार्थियों के इमोशन सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाने हेतु उपयोगी नहीं है। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है पर 2 बार आया हुआ है अभी तक ये। तो विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने में हेल्प करना, भावनाओं से कॉपिंग करने की रणनीतियों पर चर्चा करना, विद्यार्थियों को इमोशनल एक्सप्रेशन और कल्चर डिफरेंस पहचानने में हेल्प करना, और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने और लगातार तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी जो है हमारा एक नेगेटिव आंसर है, टीचर को ये नहीं करना चाहिए, उपयोगी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी कभी एंग्जाइटी परफॉर्मेंस के लिए उपयोगी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। असफलता के बाद भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, परिस्थिति से निपटने में मार्गदर्शन करती है, प्रेरित करती है और मानसिक ऊर्जा पैदा करती है, दबाव में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। तो जो एंग्जाइटी है कभी कभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी कर देती है, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा डी। जब हम पे प्रेशर होता है तो ये हमारा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करती है, फोकस करने में हमारा हेल्प करती है, थोड़ा सा मोटिवेट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगर आपके एग्ज़ाम में कॉपिंग से क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले ये देखिए कि व्यक्ति प्रॉब्लम को बदलने की कोशिश कर रहा है या इमोशंस को मैनेज कर रहा है या प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है या उससे बचने की कोशिश कर रहा है। इससे आप अपने सही आंसर तक जरूर पहुँचेंगे और 100% सही आंसर आपका चूज़ होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया और आपको लग रहा है कि कॉपिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अब आप गलत नहीं करेंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीडीपी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।